नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। किसानों ने पंजाब सरकार की मीटिंग का किया बहिष्कार। विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेसियों ने किया हंगामा। खिनौरी बॉर्डर आज खुल जाएगा। बजट सत्र के दूसरे फेज का 8वां दिन। अनुदान मांगे पास करने के लिए चर्चा किए बिना होगी वोटिंग। भाजपा ने व्हिप जारी किया। 54,000 करोड़ की डिफेंस डील केंद्र सरकार की मंजूरी। सेना को मिलेगी 307। अखिलेश बिहार में तेजस्वी को देंगे समर्थन। छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़, 30 नक्सली ढेर। एमपी, राजस्थान 21 राज्यों में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे 8 साल बेमिसाल। योगी सरकार को अब 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में प्रदेश ने अलग अलग पायदानों पर उन्नति की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अभी कुछ दिनों पहले बयान में ये बात कही कि भाई बीमारू राज 2017 से पहले था, लेकिन आज देश की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में वो हाथ बटा रहा है। देश की सबसे बड़ी इकॉनमी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार यूपी में इन्वेस्टर समिट से बहुत सारा इन्वेस्ट लेके आ रहे हैं और देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार, अपने कारोबार को बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। यही नहीं, इन 8 सालों में युवा उद्यमियों को भी बहुत फ़ायदा मिला। इन्हीं 8 सालों में हमने जो भारतवासियों, सनातन धर्म के लोगों का 550 साल का इंतज़ार था, वो भी पूरा हुआ। इन्हीं 8 सालों में 144 साल बाद भव्य और दिव्य कुंभ देखने को मिला, जहाँ पर लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और इतने बड़े इवेंट को भी बहुत आसानी से सारी चीज़ों को करके दिखाया। इन्हीं 8 सालों में हमने देखा कि जो माफिया थे, उनकी ज़मीन जो उन्होंने कब्जा कर रखी थी, उनकी ज़मीनों पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार होते दिखे। इन्हीं 8 सालों में हमने देखा कि दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होने लगी। इन्हीं 8 सालों में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक भगवा चोले को धारण किए हुए एक संत ने, एक महंत ने किस तरीके से प्रदेश को चलाया। हम बात कर रहे हैं 8 साल बेमिसाल की, लेकिन उससे पहले आपको राज्यसभा ले चलते हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मान्यवर, जब गृह मंत्रालय की चर्चा होती है तब हमारे देश में 2014 के पहले से जब नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई तब कई सारे लेगेसी इश्यूज हमें मिले। ये देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश का सार्वभौमत्व भी 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता रहा। इसको चुनौतियां मिलती है और ये 3 नासूर करीब करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक
4 दशक में मारे गए मान्यवर। और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की नीति। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए, वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा समान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर, यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 समाप्त। हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, देश का एक संविधान और का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए। और 5 और 6 अगस्त 2019 को में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर, और वही शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक रूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी, हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की वहां रचना ही नहीं थी, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, दलित के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, बच्चों के अधिकार का हो, ये सारे कानून स्वीकार कर गए।
पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि इसके हिस्से में आप नहीं रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर और नया हुआ लोकतंत्र का, खुशहाली का, विकास का। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया है, मैं ध्यान से सुन रहा था, धैर्य न रहे ऐसे उकसाते थे, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया थे सुन लीजिए। 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते हमारे शासन में। वहां 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। मान्यवर, इस देश में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हम सब भी गए थे। प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकली थी। यहां से बहुत सारे लोग उसमें होंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी लाल चौक जाने की। जब जीत किया गया कि हम जाएंगे, जो भी परिणाम आए, सेना की रक्षा में वहां जाना पड़ेगा और आनंद फानन में ध्वजवंदन कर कर वापस आना पड़ा। वो ही लाल चौक पर हर घर तिरंगा में, एक भी घर ऐसा नहीं था जहां तिरंगा नहीं। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुआ, वही लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव रंग चंग के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया। और मान्यवर, सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब 0 हो गई है। 0। पूरे देश ने देखा होगा, 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थी। जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। मान्यवर, आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थकों सरकारी रोजगार, पासपोर्ट देने में और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बिल्कुल बैन कर दिया, हिम्मत के साथ किया और आज लोग नहीं जुड़ रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ मान्यवर? ये कहते हैं क्या हुआ 370 से। मैं आज हिसाब देने आया हूं क्या हुआ 370 हटाने के बाद। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म, 7,200 से 17 से घटकर 2,242 तक। मैं 10 की कहता हूं, अंतिम 6 से नहीं कह रहा। टोटल जो उसमें लगभग
कुल मृत्यु में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, ये बताता है कि आतंकवाद कब हुआ है। 2010 से 14 में हर साल ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग पथराव 2654 के एवरेज से हुए, 24 में एक करने की किसी की हिम्मत नहीं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल 132 हुई, आज किसी की हिम्मत नहीं है, एक भी हड़ताल नहीं होती। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 और जख्मी 6000 हुए थे। अब स्टोन पेल्टिंग ही नहीं है तो मृत्यु या जख्मी होने का सवाल ही नहीं। मान्यवर, और इन कांग्रेस के शासन से किसी एक साल को पीक कर कम आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन एक साल में पीक कर सबसे कम आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तो 2004 का साल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 2004 में अटल जी की सरकार गई थी। कुल घटनाएं उसमें 1517 हुई थी। ध्यान से सभी सदस्य सुने, ऐसा मेरा विनंती। 2004 में कुल घटनाएं 1587 हुई थी, 24 में कुल घटनाएं सिर्फ 85 हुई। नागरिकों की मृत्यु 2004 में 733 हुई थी, 2024 में सिर्फ 26 हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मृत्यु 331 हुआ था और 2024 में 31 हुआ है। मान्यवर, ये परिवर्तन आया है। और कश्मीर के विकास के लिए भी जब शांति होती है, सुरक्षा होती है, लोकतंत्र बहाल होता है, तो विकास अपने आप होता है। मगर कई सालों से कश्मीर की तिजोरी खाली थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 80,000 करोड़ की 63 परियोजनाओं को जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अप्रूव किया। और मान्यवर, मैं बताने आया हूं, मेरे खर्च का हिसाब कुछ लोग पूछ रहे थे। अरे भाई, थोड़ा कम हुआ होगा, हमने तो रखने का हिम्मत तो किया। आपके समय में तो खर्च का प्रोविजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है, खर्च नहीं हुआ है। 80,000 करोड़ में से 51,000 करोड़ का खर्च मान्यवर समाप्त हो चुका है और 63 में से 53 परियोजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित हैं। 19 से 24 में 40,000 सरकारी नौकरियां दी, 1,51,000 ओबीसी बच्चों को विश्वकर्मा योजना से स्वरोजगार दिया, 5184 यूथ क्लब स्किलिंग का काम कर रहे हैं, 18,000 युवाओं को खुद की टैक्सियां देने का काम हुआ, 15,000 महिलाओं को, युवा महिलाओं को तेजस्विनी के तहत 10 लाख तक का सहायता दिया और कई सारे रोजगार के सृजन हुए। मान्यवर, एकदम आकर्षक उद्योग नीति लाकर आज कई सालों के बाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का माहौल खड़ा हुआ है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है, 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ के एमओयू अभी क्रियान्वयन है। पूरे 70 साल में मान्यवर 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। ये 10 साल में 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। पर्यटन फिर से शुरू हो गया, परवान भी चढ़ा। 2023 में 2,11,00,000 पर्यटक, आजादी के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक मेरे जम्मू कश्मीर।
पर्यटन के क्षेत्र में 250 करोड़ का निजी निवेश हुआ है। डल झील पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया। डल झील में क्रूज बोट का शुभारंभ किया गया और यहां पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उनके शासन में मान्यवर पूरे कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर 90 विधायक और 6 सांसद हुआ करते थे। इतने बड़े कश्मीर में जनप्रतिनिधि 90 विधायक और 6 सांसद, अब 34,262 प्रतिनिधि चुने हुए कश्मीर में है। ग्राम पंचायत भी है, तहसील पंचायत भी है, जिला पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, विधानसभा भी है और संसद भी है। 370 की आड़ में इसको बंद कर रखा। चिट्ठियों से जनप्रतिनिधि बनते थे, अब चुन कर आते हैं मान्यवर। और ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% मतदान हुआ। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, एक भी गोली नहीं चली। गोली छोड़ो साहब, बूथ के रैगिंग की एक भी फरियाद भी नहीं हुई है पूरे जम्मू कश्मीर। एक जमाने में दिल्ली से गए हुए आका सिर्फ सर्टिफिकेट विजेता का लेकर जाते थे, जनता घरों में दरी की दरी बैठ जाते। आज 98% लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ के रैगिंग की फरियाद भी नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है, धमाका भी नहीं। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव पहली बार डालने का काम किया तो इतिहास में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। संसद ने भी जब राष्ट्रपति शासन रहा कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए। पहली बार पिछड़ा वर्ग को ओबीसी नामकरण किया गया। विधानसभा में महिलाओं का 1/3 आरक्षण किया गया। पंचायतों में पहली बार ओबीसी आरक्षण किया गया है। वाल्मीकियों को पहली बार दलित आरक्षण का फायदा मिला। एसटी में कोली, पद्दारी, जनजाति, पहाड़ी ये सारे समूहों को, गुर्जरों को जोड़ने का काम भी हमने किया। गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए 10% अलग आरक्षण दिया और कश्मीरी पंडितों के विस्थापित को भी 2 सीट का रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर विकास, आज जम्मू विजयपुरम में 1600 करोड़ का एम्स है। अवंतीपुरा में 1828 करोड़ से बन रहा है। आईआईटी जम्मू में, आईआईएम जम्मू में, निप श्रीनगर में है। मेडिकल कॉलेज पहले 4 थे, अब 15 है। नर्सिंग कॉलेज 15 और बनी है। एमबीबीएस की सीटें 500 थी, इसमें 800 हमने जोड़ी है और पीजी की सीटें 667 थी, उसमें 297 नई जोड़ी गई। और नर्सिंग की सीटें मान्यवर 220 थी, इसको 2000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी। और दुनिया देखती रह जाए। दुनिया के कई लोग उसको इंजीनियरिंग एडवेंचर मानते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी जम्मू कश्मीर में हुए। 9.25 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग बनी। विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना। रेल नेटवर्क को उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक से घाटी तक पहुंचाया गया। जोजिला सुरंग, जैडमोर सुरंग और मजबूती से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। भारतीय सेना की रसद को भी क्षतिपूर्ति करेगी। जम्मू के लिए सेमी रिंग रोड बनाया। अखनूर पुंछ सड़क निर्माणाधीन है और 11,000 सर्किट किलोमीटर की नई एचटी लाइनें डालने का काम भी मान्यवर जम्मू ये हिसाब मांगते हैं। क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो।
जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मान्यवर, दूसरी समस्या थी वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद अभी अभी किसी ने भाषण किया कि राजनीतिक समस्या है। अब मुझे तो इस सोच पर ही दया आती है। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं। सबको मालूम है लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकते। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और यहाँ पर आप सुन रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विकास किया भाई, इसके बारे में बताते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे 8 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 25, 26 और 27 मार्च को 3 दिवसीय बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य मुख्यालय समेत सभी जिलों में किया जाएगा, जहां सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सीडीओ, एडीएम और एसडीएम स्तर पर के अफसरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को भी बताया जाएगा। लखनऊ सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 1304 स्थानों पर कार्यक्रम में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम यूपी सरकार कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो 2017 से अब तक 8 साल हो गए योगी सरकार को। तमाम बदलाव देखे हमने। माफियाओं की ज़मीन जो उन्होंने कब्जा कर रखी थी उस पर हमने गरीबों को मिलते आशियाने देखे। हमने माफिया मुक्त समाज की जो एक कल्पना कभी की गई होगी उसको होते देखा इन 8 सालों में। और तमाम मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने शब्द कहते आए। धरातल पे क्या स्थिति है इन 8 सालों की, आप और अच्छे से बता सकते हैं कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्ट की बात जब होती थी, देखिए जब सबसे पहले 2017 में यूपी सरकार में बीजेपी की एंट्री हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। उसके बाद आपने देखा सबसे पहला जो समस्या थी कि यूपी में इन्वेस्ट, उद्योग स्थापित करना, उन सब चीज़ों को देखते हुए कि ये हुआ कि अगर कानून व्यवस्था अगर बेहतर होगी, जब लोगों को ये लगेगा कि नहीं एकदम भय मुक्त वातावरण है, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे उद्योग आएंगे और लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे। ये एक जो है एक मुद्दा बनाया गया। उसी मुद्दे पे देखिए जो भी सरकार
ने एक्शन लिया, चाहे वो माफिया हो, भू माफिया हो, या चाहे कोई भी हो, अपराध से रिलेटेड हो। सबसे बड़ा बात जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई थी कि यूपी सरकार उस पर काम करेगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, उन सब चीज़ों को इन्होंने मुद्दा बनाया और उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जो सरकार की योजना रही केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का नारा देकर इन्होंने कहा कि हम विकास करेंगे। उस विकास को धरातल पर उतारना, उसके बाद जो योजनाएं हैं वो जन तक पहुंचाना, जनता तक उनके बीच में उनका इम्प्लीमेंट होना, ये एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि अगर उन तक पहुंच गई तो उपलब्धि मिली, अगर नहीं पहुंची, प्रयास हो रहा है, तो ये भी कहा जाएगा कि उसमें कहीं न कहीं कि अफसर या सरकार जो है अभी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है और उनको नहीं लाभ मिला जो जनता को जो मिलना चाहिए उन्हें, तो उसमें नाकामी भी सामने आएगी। लेकिन हाँ, 8 साल पूरे हो रहे हैं, उसके एवज में कार्यक्रम किया जा रहा है। जो थीम है ये यूपी सरकार की कि केंद्र सरकार को जो है 10 साल पूरे होने को उसको जो है देखते हुए यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन वो थीम बनाकर कार्यक्रम किया जाए। 25, 26, 27 3 दिन तक वो कार्यक्रम जो है चलेगा। पूरे जिले में विधानसभा और विकास खंड जो ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम है उस पे जो है काम किया जा रहा है। इसलिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों को निर्देशित दिया कि सीडीओ, एडीएम और एसडीएम को नोडल अफसर नामित किया जाए और वो जगह उपयुक्त चुनी जाए जहां पे कार्यक्रम 3 दिन होंगे, जिसमें यूपी सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना होगी, उसको बताया जाएगा। जहां पे लोगों को आसानी सहूलियत हो कि वहां पहुंच जाए, उस कार्यक्रम को देखें, और जहां फुटफॉल हो ऐसी जगह को चुना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है, चाहे वो किसान समृद्धि की बात की जाए या महिला सशक्तिकरण की जाए, उसके बाद युवा उद्यमियों के लिए किए जाए। मुख्यमंत्री जो सीएम युवा योजना है उसमें लोगों को जोड़ा जाए। चेक वितरण का जो कार्यक्रम है वो रखा जाए और समाज कल्याण विभाग का जो कार्यक्रम है, जो योजना है, आवास हो, पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, उन सब चीज़ों को जो है थीम बनाकर कार्यक्रम पेश किया जाए। और कार्यक्रम जो है ऐसा हो कि जहाँ पे जनता पहुँचे, लोग पहुँचे, फुटफॉल हो, उनको कम से कम ये आसानी से पता चले कि हाँ सरकार क्या कर रही है, सरकार कौन सी योजना लाई है, किन योजना का लाभ उनको मिला है, कौन सी योजना अभी ऐसी है जिनका वो लाभ नहीं पा सकें, उस पर वो बात कर सकें सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म बनेगी, जो लघु फिल्म का जो है नाम दिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग की तरफ से, कि जो सरकार के तरफ से, जो सरकार ने पुलिस विभाग को जो सुविधाएं दी और पुलिस द्वारा जो अच्छे काम किए गए उसको जो है प्रदर्शन के रूप में, वहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाए। उसके बाद एक जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसका सफल आयोजन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए, उसको प्रदर्शित की जाए। उसके बाद यूपी सरकार ने जो 3 नए कानून बनाए हैं पुलिस विभाग को, जिसमें जो है शामिल किया गया, उसकी भी लोगों को जानकारी दी जाए। ये सब कार्यक्रम इस 8 साल पूरे होने पर लोगों तक पहुँचाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको 8 साल बेमिसाल के रूप में लोग देख रहे हैं और सरकार की जो उपलब्धि है उसको भी लोग देखेंगे। बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे 8 साल बेमिसाल। और अब बात करेंगे संभल में श्री कल्की धाम मंदिर के निर्माण कार्य की विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर मंदिर के संत आचार्य प्रमोद कृष्णन, मुरादाबाद कमिश्नर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया, संभल के अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद मंदिर निर्माण की खुदाई का कार्य शुरू किया। श्रद्धालु और भक्तों इस ऐतिहासिक को लेकर खासा देखा गया और उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर निर्माण से क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल का विस्तार होगा। हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बच्चा चोरी गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार, मासूम को कराया गया मुक्त। 2 आरोपी गिरफ्तार, मुमताज और विकौल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश से 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। हरदोई पुलिस की बड़ी सफलता।
पठान मुमताज और विकोल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक बच्चा जो कि हमारे यहाँ थाना क्षेत्र 20 तारीख को किडनैप हुआ था, उसको रिकवर किया था। तो उनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई और एक हमारी टीम वैसे आंध्र प्रदेश में थी, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, क्योंकि जनपद सीतापुर से 2 बच्चे मिसिंग थे, उनकी भी किडनैपिंग हुई थी। एक कटरिया थाना क्षेत्र से, दूसरा बिस्वा थाना क्षेत्र से। इनसे जो इंटरोगेशन हुई उसके आधार पर टीम को कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज थे। उसके आधार पर एक बच्चों के कटरिया थाना सीतापुर से 10 फरवरी को चोरी हुआ था, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 10 फरवरी को हमारे यहाँ करीब 7 बजे बच्चा हमारा हमारे द्वारे से फुट दूरी 20 फुट गज की दूरी से बच्चा उठ गया। मैंने रात को 12 नंबर बुलवाया और फिर एसओ साहब चौकी इंचार्ज एसओ साहब आए, सबने चेक किया और एफआई दर्ज किया गुमशुदा वाली। और गुमशुदा के कारण मेरा बच्चा लगातार प्रयास जारी रखी सीतापुर की पुलिस, मेरा बच्चा नहीं ढूंढ पाई। और मेरी हरदोई की पुलिस लगातार मेहनत करके 3 टीमें वहाँ रात दिन जुटी मेहनत करके, और सारी मेहनत रात दिन करके मेरा बच्चा इस हालत में बरामद किया कि वो बहुत मुश्किल करके मैं रात दिन मेहनत करके मेरे बच्चा को हवाले हमने कर दिया। और अगली खबर आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एंटी करप्शन टीम ने डीडीओ के बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा। बाबू प्रवीण कुमार ने 25,000 रुपए के साथ किया गिरफ्तार। ग्राम पंचायत में तैनात बीए विशाल पांडे के से लिए थे 25,000। कार्यों के ऑडिट के लिए तय हुए थे 1,000 प्रति पंचायत। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में होने वाले थे विकास कार्य। 29 पंचायतों के 25,000 रुपए की हुई थी बात। कास जनपद में एंटी करप्शन अलीगढ़ की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। एंटी करप्शन अलीगढ़ की टीम ने यह कार्रवाई कासगंज के विकास भवन में डीडीओ कार्यालय में तैनात प्रवीण कुमार बाबू को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जब से यह सूचना सभी बाबुओं को मालूम पड़ी है तो भ्रष्ट बाबुओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एंटी करप्शन की टीम भ्रष्ट बाबू को प्रवीण को पकड़कर कासगंज कोतवाली ले आई है, जहां से पूछताछ जारी है। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। चंदौली से खबर। कांग्रेस पार्टी ने अरुण द्विवेदी को बनाया जिला अध्यक्ष। अरुण द्विवेदी जिला संगठन में कई पदों पर कर चुके हैं कार्य। ब्राह्मणों को लाने के लिए ब्राह्मण नेता पर दोबारा किया विश्वास। इससे पहले धर्मेंद्र तिवारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र गुप्ता को सौंपी मुगलसराय नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी। नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्विनी, अगर बात की जाए तो फिर से एक बार ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है कांग्रेस ने। जी, बताना चाहेंगे कि कांग्रेस इस समय ब्राह्मणों को लुभाने के लिए चंदौली में दोबारा फिर ब्राह्मण जिला अध्यक्ष का चयन किया। इसके पहले धर्मेंद्र तिवारी थे, इस बार नए जिला अध्यक्ष के रूप में अरुण द्विवेदी को अपना जिला अध्यक्ष घोषित किया है। वही नगर अध्यक्ष के रूप में ब्रिजेश गुप्ता को मुगलसराय नगर का बनाया है। बता दें कि चंदौली भाजपा यहाँ अभी तक ही अधिकतर जिला अध्यक्ष रहे हैं। अभी चंदौली में जिला अध्यक्ष की घोषणा
भाजपा नहीं कर पाई और जगह हो गया, लेकिन चंदौली सहित कुछ जगहों पर भाजपा के जिलाध्यक्ष की तेज फंसी है। इस बार इतिहास लिखे जाने की संभावना थी कि भाजपा में अभी तक ब्राह्मण जिलाध्यक्ष नहीं बना उनसे, तो शायद भाजपा भी यहाँ से ब्राह्मण कुछ पेज फंस गई ऐसा कि भाजपा अभी वो काम नहीं कर पाई जो कांग्रेस ने ब्राह्मणों को निभाने के लिए दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से खबर है, 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। निखिल को बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां, गोली लगने से मौके पर ही निखिल की हुई मौत। निखिल ने इसी वर्ष दिए थे हाई स्कूल के पेपर। ये थाना जहांगीराबाद में बांसुरी गांव पड़ता है। यहाँ एक 17 वर्षीय लड़के के ऊपर बाइक सवार कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें उसको उपचार हेतु यहाँ परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया था, जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि ये लड़के की बहन को लड़के के पिता के मामा के लड़के के द्वारा ले जाया गया था पूर्व में, और उसके उपरांत इस परिवार के 5 लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका कि मुकदमा दिल्ली में पंजीकृत है। बाराबंकी में ANTF को मिली बड़ी सफलता, 3 तस्कर पकड़े गए। तस्करों से 103 किलो गांजा व 250 किलो भांग बरामद। आरोपियों के कब्जे से स्कॉर्पियो और नकदी भी बरामद। प्रयागराज से हुई स्थानीय आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों में प्रभाकर, मनीष और सतदेव से जारी है पूछताछ। आरोपियों से अहम जानकारी प्राप्त होने की संभावना। बाराबंकी से खबर है, टाइम सिटी के चेयरमैन पंकज पाठक की दबंगई। पैसा लौटाने हेतु निवेशकों को बुलाकर पीटा। पीड़ितों को पैसा वापस करने की शर्त पर हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आते ही पंकज पाठक ने दिखाना शुरू किया रंग। निवेशकों को पैसा लौटाना हेतु अपने पर बुलाया, भुगतान करने के बजाय भद्दी गालियां दी। भुगतान को लेकर के हम लोगों ने पंकज पाठक के खिलाफ केस किया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के एवज में उन्होंने हाईकोर्ट से अपना जमानत लिया। जमानत में यह है कि उनको सबको पैसा लौटाया जाए। और हम लोग 5 तारीख को उनके कार्यालय में गए, थाना देवास से बात करके। तो पुलिस ने इनके वकील से बात किया कि ये लोग अपना भुगतान के लिए आए हुए हैं। तो उनके वकील ने कहा कि आप इन लोगों को पैसा लेने के लिए भेज दीजिए। हम लोग इनके कार्यालय पर गए तो पंकज पाठक वहाँ पर थे नहीं। इससे फ़ोन के द्वारा बात हुई कि घंटे बाद आइए। उसके बाद ये आते ही कह रहे हैं कि आप लोग को ज़मीन नहीं मिले, पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ ज़मीन लेना हो तो लो, पैसा नहीं मिलेगा। निर्देशानुसार हम लोग पहले देवा थाने पे गए, उनके संज्ञान में डाले कि हाई कोर्ट का आदेश है कि हम लोगों का भुगतान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके आपको भेज रहे हैं, बात कर लिए, आप जाइए, आपको वहाँ पर भुगतान मिल जाएगा। तो जब हम वहाँ गए वहाँ कार्यालय पर, तो वहाँ पर पाठक जी नहीं थे। उनके कुछ गुर्गे बैठे हुए थे। फिर फ़ोन पे बातचीत हुई तो उन्होंने आने का आश्वासन दिया। जब आए हम लोगों को हॉल के अंदर बैठाए तो अपने सारे गुर्गों को बाहर खड़ा कर दिए, गेट के बाहर, कि ताकि जो अगर कहीं कोई बात होती है तो इन लोगों को मार करके यहीं गिरा दिया जाए। इसके बाद में जब वहाँ गए तो धमकी देने लगे। उनके साथ कई लोग मुस्तैद थे, माँ बहन की गाली देने लगे, कहे कि तुम्हारे बीबी को उठवा लेंगे, और कहे कि यहाँ कैमरा लगा, अपने लोगों को भेजे कि इसको दूसरे जगह ले जाओ जहाँ कैमरा ना लगा हो। कई पेपर पे उन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवा लिया। एटा से खबर है, युवक का फंदे पर लटकता मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। एक दिन पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था विवाद। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप।
आगरा से खबर है, भाई को बचाने पहुंचे बड़े भाई पर हमला, छोटे भाई को मारने आए हमलावरों ने बड़े भाई को पीटा, छोटे भाई से मारपीट करने पहुंचे थे आधा दर्जन युवक, बचाने पहुंचे बड़े भाई को भी हमलावरों ने जमकर पीटा। पूरी घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पीड़ित ने पार्थ गर्ग और कई अज्ञात पर मुकदमा कराया दर्ज। मारपीट का लाइव सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। पूरी घटना का लाइव वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने पार्थ गर्ग और कई अज्ञात पर लिखवाया मुकदमा। अमरोहा में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामूली कहासुनी में दबंगों ने युवक का किया अधमरा। दबंगों ने सड़क पर गिरकर मुंह पर मारे जूते। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौगवा सादत थाना क्षेत्र के गांव बिलना का पूरा मामला। दबंगों ने सड़क पर गिरकर मुंह पर मारे जूते। गाजीपुर से खबर है, दिन दहाड़े दो युवकों की गोली मारकर हत्या। दोनों युवक चिलौना कला रामपुर सैदपुर के हैं निवासी। थाना खानपुर के उचौरी ग्राम सभा के मलदीहा बगीचा में हत्या। थाना खानपुर के उचौरी ग्राम में दिन दहाड़े हत्या। थाना खानपुर के उचौरी ग्राम सभा के मलदीहा बगीचे में दिन दहाड़े हत्या। अलीगढ़ से खबर है, 2.5 करोड़ के नकली नोट सहित 4 गिरफ्तार। आरोपियों से 6,600 केजी गांजा भी बरामद। जिले के गंगेरी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सीओ महेश कुमार ने पुलिस लाइन में दी जानकारी। अलीगढ़ से खबर है, विवाहिता से मजाक करना पड़ा भारी। युवक को पति सहित परिजनों ने खींच कर पीटा। चीख पुकार सुन पहुंची मां को पीटा गया। घायल मां बेटे ने कोतवाली पहुंचकर दी तहरीर। मेडिकल कराकर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। खींच के ले गए थे। कौन ले गया था खींच के? दिनेश। कहाँ के रहने वाला है? वो भी गोमत का ही है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? उसकी बहू से इसने ये बोल दिया था कि भाभी आज तो बड़ी मलूक लग रही है, इसी बात के पीछे। और घर में चले गए, मैंने बीच बचा करा तो मुझे भी डाल के नहीं मारा है लोगों ने। मेरे हाथ दोनों नहीं काम कर रहे। तो अब इस समय आप कहाँ आई हो? मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। थाने में आपने सूचना दी? हाँ, थाने में एप्लीकेशन लिखवा दी। कुशीनगर के तुमकोही राज तहसील में सरकारी भूमि पर बने अवैध मस्जिद और ईदगाह को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील न्यायालय ने मस्जिद पर 8 अप्रैल 2025 तक खाली करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई का कारण मस्जिद का सार्वजनिक भूमि पर बंद होना है, जिससे हिंदू संगठन सनातन सेवा की शिकायत पर प्रशासन ने शुरू किया है। जांच में पाया गया है कि यह जमीन पहले लोक निर्माण विभाग के नाम थी, लेकिन अब यह तुमकोही राज तहसील के नाम पर पाई गई है। ये खुशी की बात है कि आज बेदखली का नोटिस चस्पा किया गया। मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया, लगातार शिकायत किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर तहसीलदार न्यायालय द्वारा ये बेदखली का आदेश जारी हुआ और आज नोटिस चस्पा हुआ है कि 15 दिन के अंदर ये लोग स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा बाबा का बुलडोर से चलना तो तय है। लगभग 15 से 20 साल पहले बनी थी मस्जिद और सार्वजनिक ज़मीन पे बनी है, क्योंकि यहाँ ज़मीन ज़्यादा थी। रोड WD का रोड यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, बाकी ज़मीन जो बचा है उसी पे बनी है। यह जो है अभी नोटिस पे छपा हुआ है कि अगर 15 दिन के अंदर नहीं हटाते हैं तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। इस पर क्या कहना है? इस पे क्या कहना है, जो नोटिस छपा हुआ है हम लोग भी न्यायालय पहुंचेंगे, न्यायालय जाएंगे
और अपना भी पक्ष रखेंगे वहाँ। खबर आगरा से है, जहां कांग्रेस द्वारा पार्टी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके रामनाथ शिकवार को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जानने से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पेनाट ब्लॉक के पांडव नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने हर्ष जताया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पांडे ने नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए सभी का मुंह मीठा कराया। रामनाथ शिकवार जिंदाबाद। खबर कुशीनगर से, जहां सर्पदंश की करीब एक सप्ताह बाद पीड़ित शिव प्रसाद की इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक का शव जिले के थाना हनुमान के अंतर्गत नगर पंचायत छिनौती के अतल नगर वार्ड स्थित घर में पहुंचते परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि 15 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे गन्ने के खेत में कुदाल चलाते वक्त सर्प ने उसके पैर में डस लिया था। परिजनों ने पीड़ित को सीएससी तुरका खड्डा में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया था। देहांत कैसे भइल बा? कैसे कहिया कटला सांप? 15 तारीख 1 बजे टाइम। 15 तारीख के और इनके चितौनी। तो इनके भर्ती कहाँ कराओगे? जिला से बीआरडी मेडिकल कॉलेज। जिला से सीधे बीआरडी ले लो। न्यू हॉस्पिटल। उसके बाद उसमें क्या हुआ? खत्म हुआ। मेडिकल कॉलेज 3 दिन। तो बेटे ने फिलहाल इंडिया। नमस्कार। आप रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।